नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राज्य का विधानमंडल और राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल हमारा टॉपिक चल रहा था। तो अगर मैं आपसे एक सरल भाषा में सवाल पूछूं कि राज्य के विधानमंडल में क्या आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर एक सदनीय है तो राज्यपाल और विधानसभा, और अगर द्विसदनीय है तो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है जी, ठीक है। तो राज्यपाल वाले टॉपिक में मैं आपको कुछ हद तक लिखा चुका था, शायद एक बार मैं समझा भी चुका था। तो मैं वहाँ तक का आपको एक रिवीजन करा लेता हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ, उससे बाद में अपन आगे फिर लिखेंगे भी और समझते चलेंगे। ठीक है, तो बताइए, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अच्छा, बिना कागज से देखे बताइए। और ओरल टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है, किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज, उनमें सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज यही है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अच्छा ठीक है, क्या एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बात अनुच्छेद 153 में है। हाँ जी, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? 153 में। ठीक है, एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बात कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कानून बना कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 बताइए, राज्य की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। यह सिंपल बात लिखी हुई है, कौन से अनुच्छेद में? एग्जामिनर सरल भाषा में आपसे पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। ठीक है, अब यहां से आगे मैंने आपको 4-5 शब्द पकड़ा रखे हैं जिन पर सवाल बनते हैं पेपर में, लेकिन कौन से प्रकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी और कौन से प्रकार की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होगी? तो राज्यपाल में कौन कौन सी होगी? औपचारिक, इन शब्दों को पकड़ लेना, पेपर में यहां सवाल बनता है। औपचारिक, नाम मात्र की, कानूनी और विधिक कार्यपालिका शक्ति। इसमें से किसी भी शब्द को पकड़ के एग्जामिनर सवाल पूछेगा। यह कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। लेकिन किसी राज्य की वास्तविक या तथ्यतः ये कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? अगर केवल मुख्यमंत्री बोलोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में, क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है और संसदीय लोकतंत्र की एक विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। यहां तक बात समाप्त हो गई भाई? ठीक है, अनुच्छेद 155 बताओ क्या चीज है इसमें? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है साहब। बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो ये तो बहुत छोटा सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। फिर क्या उत्तर आ जाएगा? अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। एक 156 राज्यपाल की पदावधि।
कितनी होती है भाई? कौन कौन सी खास बात है इसमें? एक तो अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि तक, नियुक्ति से 5 वर्ष, ठीक है साहब। और 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद भी तब तक जब तक कि अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, समझ गए? अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष तक पद धारण करता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि आगे आने वाला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, एक बात। दूसरी बात, अगर अपना इस्तीफा देना चाहे समय से पहले तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल ठीक बात भैया आपकी। तीसरी बात, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इन एक एक लाइन को ढंग से याद कर लेना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति समय से पहले भी अगर राज्यपाल को वापस बुलाना चाहे तो वो उससे बुला सकता है, ठीक है। राज्यपाल सामान्य परिस्थिति में पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, लेकिन राष्ट्रपति समय से पहले अगर उससे अपना इस्तीफा लेना चाहे तो वो ले सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब पेपर में सवाल कैसे आता है कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये तीनों कथन दे दिए जाएंगे और हो सकता है एक कोई और दे दिया जाए, फिर सवाल करेगा सही उत्तर का चयन करें। जैसे मान लो यहाँ पे मैं चौथा कथन और डाल दूं, ये है नहीं, अनुच्छेद 156 में तो केवल ये 3 बातें हैं, समझ गए? कौन सी बात? एक मिनट इनको बोलो, हाँ वो कौन सी बात है? राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को। हाँ तुम क्या बोल रही थी, दोबारा बोलना। को नहीं हटा सकता। क्या ये बात अनुच्छेद 156 में लिखी हुई है? नहीं, नहीं। हालांकि मैंने यहाँ पर नोट करवाई थी, ब्रैकेट के अंतर्गत करवाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात अनुच्छेद 156 में है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी आपको। तुम भाई 156 के समय यति मान चुके भाई यहीं नजदीक लिखाई है, यही होगी, तो थोड़ा कॉमन सेंस लेके बैठा करो भाई बैच में। देखो सुनिए मेरी बात, अनुच्छेद 156 में, अब गर्दन ऊपर कर लो अपनी, थोड़ा एक समझ लो कंसेप्ट को। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत जो राज्यपाल की पदावधि का प्रावधान दे रखा है, किसका प्रावधान दे रखा है? पदावधि का प्रावधान दे रखा है। उसमें ये 3 बातें आती हैं कि नियुक्ति से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, इस्तीफा अगर समय से पहले देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब राष्ट्रपति भी मन चाहे जब उसका इस्तीफा मांग सकता है, समझ गए? ओके। अब मैंने एक चौथी बात और बताई थी, वो मैंने आपसे पूछा था कि जैसे राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से हटा सकती है, ऐसे ही अगर राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करता है तो क्या राज्य का विधानमंडल उसको महाभियोग जैसे ही किसी प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकता है? क्या नहीं हटा सकता। ये कंसेप्ट की बात है, ये मैंने यहां पर आपको कोष्टक में लिखाया था कि मतलब ये 3 तरीके हैं राज्यपाल की पदावधि के संविधान में अनुच्छेद 156 के अनुसार, लेकिन मैंने आपको ब्रैकेट में लिखाया था कि राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे राज्यपाल को उसके पद से हटा दे, राज्य विधानमंडल के पास, समझ गए? तो ये बात इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात अनुच्छेद 156 में है। मान लो एग्जामिनर यही सवाल डाल दे कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन तो ये दे दे, 1, 2 और 3, और चौथा कथन वो दे दे कि राज्य विधानमंडल संविधान के उल्लंघन होने की स्थिति में राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकता है। फिर करें कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा तो था ही नहीं। अगर मान लो वो ये सवाल भी डाल दे कि अनुच्छेद 156 में निहित राज्यपाल की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है, या निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है,
और ये तीनों चीज आए, और चौथा ये आए कि राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। तो तुम तो मान लेते ना इसको 156 में, पहले अगर मैं अब क्लियर नहीं करता तो ये बात कंसेप्ट की बात है, 156 में नहीं है। 156 में पदावधि के संबंध में केवल ये 3 बातें हैं। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये लाइन भी जानना जरूरी है कि राज्य विधानमंडल के पास क्या कोई ऐसी शक्ति है क्या कि जैसी केंद्रीय विधानमंडल मतलब संसद के पास राष्ट्रपति को हटाने की है, ऐसी राज्य विधानमंडल के पास राज्यपाल को हटाने की कोई शक्ति है क्या? नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे लिखें क्या आगे बताओ आप। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता। तो पहला सवाल तो यहीं टिक गया इस शब्द के साथ। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है साहब। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी किसको कहते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अर्हताएं भी आपने पढ़ी थी, तो राष्ट्रपति नियुक्त होने की अर्हताओं का प्रावधान यहीं पे सवाल जाएगा कौन से अनुच्छेद में है? 58 अनुच्छेद, 158 नहीं 58। राष्ट्रपति पद की अर्हता अनुच्छेद 58 में और राज्यपाल पद की अर्हता 157 में। अब राष्ट्रपति की अर्हताओं में क्या शामिल था? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पे नहीं हो। हालांकि उसमें 3 बातें खास हैं, लाभ के पद वाली तो एक कंसेप्ट की बात आ जाएगी, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 58 के पैरा 2 में है वो जो मैंने लिखाई है आपको राष्ट्रपति में। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल की अर्हताओं में केवल 2 बातें शामिल हैं, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भाई। ठीक है जी। अनुच्छेद 158 क्या है बताओ? राज्यपाल पद की क्या है? बिल्कुल, पद के लिए शर्तें या योग्यता। राज्यपाल पद की शर्तें या योग्यता। शर्तें या योग्यता। देखो तुम 4 शब्दों को पकड़ो, अर्हता या पात्रता, ये सिमिलर है, पर्यायवाची मान लेना आप इसको परीक्षा के लिहाज से, अर्हता या पात्रता। ठीक है, और योग्यता या शर्तें ये सिमिलर है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल पद की अर्हता या पात्रता कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्यपाल पद की शर्तें या योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? अब ये शर्तें या योग्यताओं में क्या शामिल है बताओ? अगर राज्यपाल का पद धारण करते समय वही व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलवर का एमएलए भी है और राज्यपाल भी बना बैठा है, मतलब एक ही समय पे 2 पदों पे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर राज्य या केंद्रीय विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेता है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेते ही उसके सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अनुच्छेद 159 बताइए। और अनुच्छेद 158 में 1-2 बातें और हैं कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहां लाभ का पद योग्यता या शर्तों में आ गया है और राष्ट्रपति में लाभ का पद अर्हता के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, एक बात और है, राज्यपाल की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते उसके सेवा काल के दौरान क्या नहीं किए जाएंगे? कम नहीं किए जाएंगे। यहीं पे 158 में पहली बात शामिल कर सकते हो आप
कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसी समय पर, किस समय पर, जब वो राज्यपाल का पद धारण कर रहा है, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य ने राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया है तो उस राज्यपाल के पद की शपथ लेते ही उसके सदन की सदस्यता खारिज हो जाएगी। दूसरी बात, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और तीसरी बात, राज्यपाल के वेतन भत्ते और सुविधाएं उसके सेवा काल में कम नहीं होंगे या उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। समझ गए क्या? अच्छा, कानून बनाती, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल ऐसे वेतन भत्ते और परलब्धियां प्राप्त करेगा जिनके संबंध में कानून कौन बनाएगी? संसद। मतलब राज्यपाल के संबंध में वेतन भत्ते और परलब्धियों की प्राप्ति के कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है कि राष्ट्रपति बनाता है? संसद बनाती है। ये सारी बातें कौन से अनुच्छेद में हैं? 158 में। ठीक है, यस यस यस, वो अनुच्छेद 158 का 3 का, हम 158 ही पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के पद की योग्यता या शर्तें। इसमें 158 का 3 का, 158 में भी पैरा बन गया, ठीक है, सब आर्टिकल बन गया 3 का। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन कितना गुना मिलेगा? 1 गुना ही मिलेगा, मतलब उतना ही मिलेगा। और उसका वेतन उन राज्यों में उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। हाँ जी साहब, एक ही व्यक्ति अगर 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है, 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका वेतन उन राज्यों में उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। वेतन तो उतना ही मिलेगा, 1 ही कार्मिक के बराबर, समझ गए, लेकिन उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। ये पॉइंट की बात है। जितना भी मिल रहा है राष्ट्रपति डिवाइड करेगा कि भाई साहब इन राज्यों में इस अनुपात में इस वेतन को बांट दिया जाए। राज्यपाल को तो 1 कार्मिक के बराबर वेतन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें आ गई कि राज्यपाल के वेतन भत्ते और परलब्धियों के बारे में कानून कौन बनाता है? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करें, राज्यपाल के वेतन भत्ते और परलब्धियों के बारे में कानून संसद बनाती है। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो राज्यपाल का वेतन उन राज्यों में जिस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, इस अनुपात का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। कंसेप्ट की बात है कि नहीं है भाई? बोलोगे थोड़ी पेपर तक, पेपर के बाद, पेपर के बाद भी मत भूलना। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, स्टडी मटेरियल के बोझ तले स्टूडेंट पागल हुए जा रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है, कुछ पढ़ाने वाले टीचर्स को मैं देख रहा हूँ, खासकर पॉलिटी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इनमें मैं देख रहा हूँ मटेरियल, कुछ कोचिंग और कुछ टीचर्स सीधा एजेंडा है कि चाहे बच्चा मर जाए वजन के नीचे दब के, लेकिन ये कहने का अवसर मिल जाना चाहिए कि देख लो हमारे नोट्स में से आया। उसके लिए वो 250-300 पेज में जो सामग्री बढ़िया पकड़ाई जा सकती है और परीक्षा को क्रैक करवाया जा सकता है, वो 2,500-3,000 हज़ार पेज तक जा रही है। स्टडी मटेरियल का आपने देखा होगा, आजकल PDF यूं ही घूमते हैं कि नहीं घूमते? किसी भी कोचिंग का, किसी भी टीचर का, कोई भी नोट्स ले लो, कितनी भी गड्डियाँ ले लो। अब राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड में कई स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आते हैं, सर हम क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे करें? तो मैं उनको बताता हूँ तुम ये चीज़ देख लो, ये देख लो। हाँ सर ये किताब मेरे पास है, ये किताब मेरे पास है, ये भी है, ये भी है। मैंने ये किताब जो तुम्हारे पास है यही 1 लाख और भी स्टूडेंट के पास है, और ये भी मेरा दावा है कि उन 1 लाख स्टूडेंट में से 99,550 ने इनको टच भी नहीं किया है।
वो सिर्फ अपनी अलमारी में जमाने के लिए खरीदी जाती हैं। क्यों? यूट्यूब पे जो ये ज्ञान गुरु पाए जाते हैं ना, कि जैसे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, आप राजीव भार्गव की किताब पढ़ लो, संदीप आचार्य की किताब पढ़ लो, नरेश दधीची की किताब पढ़ लो, तपन विस्वाल पढ़ लीजिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बेयर एक्ट कर लो, ऐसा करना, थोड़ा एस एम सईद को भी देख लेना, ये देख, तो वो लिस्ट बना दी जाती है पूरी की पूरी। अब स्टूडेंट बेचारा उस लिस्ट को खरीद लाता है, इतनी मोटाई हो जाती है उन किताबों की। जाहिर सी बात है परीक्षा भी पास हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन किताबों को पढ़ने में अगर 6 घंटे पर डे की एवरेज से भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो 2 साल चाहिए जब एक रिवीजन होगा, और उस एक रिवीजन से पार नहीं पड़ेगी, 5 रिवीजन चाहिए कम से कम। तो वो स्टूडेंट सरेंडर कर देगा 10-20 दिन पढ़ के, क्योंकि वो जैसे 10-20 दिन आगे पढ़ेगा पीछे का भूल जाएगा। तो कोचिंग वाला मास्टर इनडायरेक्टली अपना एजेंडा दे चुका होता है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ये 3-4 हज़ार पेज पढ़ो, इनकी किताबें पढ़ो, ये 15 है, सर इतना तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारा नोट्स पढ़ो और हमारे कोचिंग ज्वाइन करो, सीधी सट बात है। तो बड़ा एक मतलब ऐसा पॉलिटिकल साइंस के पिछले 10-5 दिनों में बहुत कॉल आए, और उन कॉलों में मैंने ये चीज़ देखी। हकीकत बात यह है कि इतना ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल की बाढ़ ही पड़ी है, लोग बेचारे उनको पीडीएफों को फोटोकॉपी करवा रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, कोचिंगों ने अपने अपने नाम लगा रखे हैं, बच्चे को दबा दिया गया है मटेरियल के बोझ में, वो उससे याद ही नहीं हो रहा है, वो आगे भी नहीं हो सकता। तो ये समस्या चल रही है, जबकि इतना थोड़ी होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रामाणिक चीज़ों में से चीज़ों को लेते चलें, 250, 300, 400 पेज बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा हाथ में होगी, गारंटी की बात है। लेकिन अगर इतने सस्ते में ही परीक्षा निकलवा दी गई तो फिर वो गोरख धंधा थोड़ी चल पाएगा जो बड़े लेवल पे चल रहा है। ठीक है, चलिए खैर छोड़ो, फिलहाल तो अपन बात करते हैं अनुच्छेद 159। क्या चीज है अनुच्छेद 159 में? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। हाँ जी साहब, एग्जामिनर सिंपल सवाल पूछेगा, 2 ही सवाल पूछेगा। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159। राज्यपाल किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्र किसके? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट बोल सकते हो आप, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है तो या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। अब एक चीज और बताओ, न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में पढ़ाया गया है आपको? 3री अनुसूची। तो उसके समक्ष कौन सी अनुसूची के अनुसार? अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? ठीक है भाई, राज्यपाल किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। ठीक है भाई। इसके बाद अनुच्छेद 161 पे आओ, क्षमा, राज्यपाल के क्षमादान। हाँ जी, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। हाँ जी, आपको राष्ट्रपति का क्षमादान भी पढ़ाया गया है और राज्यपाल का क्षमादान भी लिखाया गया है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 72, अनुच्छेद 72। और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान 161। देखिए सुनिए, वो जो शब्द हैं ना जितने भी लिखे हुए हैं कि भाई निलंबन, परिहार या लघुकरण, क्षमा, प्रविलंबन, विराम, ये सारी चीजें, ये शब्द तो हैं, निलंबन, परिहार या लघुकरण, क्षमा,
प्रविलंबन। और कोई शब्द बच गया क्या? क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण, प्रलंबन। एक मिनट, इन शब्दों को पकड़ लो। और कोई शब्द बच गया? विराम। यस। अब देखो, सुनो मेरी बात, तुम इन शब्दों को पकड़ लो। अभी जो तुम पूछोगे वो मैं बताऊंगा, 1 मिनट सवाल कैसे आता है वो समझ लो। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में एक बेसिक अंतर है। इसका एक सामान्य नियम है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार तो वहां तक है जहां तक केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। समझ गए भाई? ओके। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है और सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल इन दोनों चीजों को माफ नहीं कर सकता, ना तो मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता और ना ही कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता। समझ गए? मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई तीनों ही सेनाओं का कोई हमारा ऑफिसर या कोई सैनिक कोई ऐसा कार्य कर दे जो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाए तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए कोर्ट मार्शल की सजा को भारत का कोई भी न्यायालय माफ नहीं कर सकता या समाप्त नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा, मृत्युदंड को और कोर्ट मार्शल को राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों सजा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में आती हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में नहीं आती हैं। अच्छा, लेकिन बाकी ये जितने भी शब्द हैं, क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण, प्रविलंबन और विराम, इनके संबंध में राष्ट्रपति की भी क्षमादान की शक्ति है और राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्ति है। समझ गए? तो अब एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस क्षेत्र में नहीं है, या राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का क्षेत्र कौन सा नहीं है, या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की विशेषताओं में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो ये शब्द पकड़ने हैं आपको। समझ गए? इसके बाद हिट हो जाएगा सवाल। अब तुम बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ, राज्यपाल का था। एक मिनट भाई, सुनो मेरी बात। एक मिनट। राज्यपाल का निधन, उच्चतम शपथ है ना, प्रत्येक व्यक्ति राज्यपाल कर्तव्य निर्वहन अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उसकी उपस्थिति सब करेगा। बिल्कुल सही बात है, परीक्षण करेगा। हाँ ठीक है। तीसरी अनुसूची में अन्य पदाधिकारियों का, राष्ट्रपति, राज्यपाल और इनका नहीं है। और ये बेयर एक्ट है, इसको बिल्कुल चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जो लिख रहा है वो पत्थर की लकीर है, इसमें नहीं है, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं है। तो जो नोट्स में आपको लिखाया गया था वो कंप्लीट ठीक था। ठीक है, उस समय पर। तो 161 शपथ, मतलब 161 में क्षमादान, 162 में सिंपल आपको एक लाइन याद रखनी है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक है? विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। लिख लिया? ठीक है। जहां तक राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है वहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162। इसको आप इस तरीके से समझिए, पहले तो समझो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल को आप राज्य की व्यवस्थापिका बोल सकते हो। ठीक है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। कौन करेगी? तो जहां तक विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है उस क्षेत्र तक ही तो कार्यपालिका का अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा, क्योंकि विधानमंडल या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई गई विधियों को लागू कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। तो अनुच्छेद 162 में सिंपल एक लाइन लिखोगे आप, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक कि विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक कि
उस राज्य के विधानमंडल को विधि या कानून बनाने की शक्ति है। बात क्लियर? ठीक है। अनुच्छेद 163। हाँ साहब बोलो। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी भाई? मंत्रिपरिषद होगी। अच्छा साहब, अब यहां से समझिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। राज्यपाल ऐसे कार्य जिन्हें वे अपने स्वविवेक से करता है। भाई कुछ कार्य तो ऐसे हैं उसके जो स्वविवेक से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन उन कार्यों के अलावा अन्य कार्य किसकी सलाह के अनुसार करेगा? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है। वह मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचारित होकर भी वह वापस आ गई तो फिर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। समझ गए? इसकी जो सलाह है, एक बार राज्यपाल उसको किस चीज के लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर पुनर्विचारित होकर वापस आ गई तो फिर उस सलाह को मानने के लिए क्या हो जाएगा? राज्यपाल बाध्य हो जाएगा। मतलब सलाह के अनुसार, सलाह को मानने के लिए बाध्य, उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य। ठीक है। एक संविधान संशोधन ऐसा हुआ था जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी बाध्यकारी कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी 1976। जब कभी भी राष्ट्रपति की शक्ति कम होगी, जब कभी भी न्यायपालिका की शक्ति कम होगी, तो ये काम कौन करेगा? ठीक है, इंदिरा गांधी करेगी 42वें संशोधन से। लेकिन बाद में फिर एक संविधान संशोधन और हुआ था 44वां, मोरारजी देसाई, पीएम मोरारजी देसाई के समय पे, ये 1978 में हुआ था। इसमें फिर सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की अनुमति दे दी गई थी। तो एग्जामिनर यही सवाल पूछता है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाध्य कर दिया था? कौन से संविधान 42वें के द्वारा बाध्य कर दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? यह कानून बना संविधान संशोधन। ठीक है भाई, ये आपने अनुच्छेद 163(1) पढ़ा। अब मुझे आप ये बताओ, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपन, यही बात केंद्र में राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? हाँ भाई बोलो भाई, पीछे वाले। 74(1) समझ गए? प्रधानमंत्री कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो गई, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब 164(2) देखिए आप। 164(1) है, हाँ 163(1) है, 163(2) यहां पे सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन, विवेकाधीन शक्ति मतलब राज्यपाल जो कुछ कार्य अपने खुद के विवेक के अनुसार करता है, जिसमें उसको मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी नहीं है, तो इस स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद पूछा जाता है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और पेपर जब कठिन सेट होता है तब ये सवाल आता है कि राज्यपाल के, ये सवाल आया है कि स्वविवेक की शक्ति कौन से पदाधिकारी के पास होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा राज्यपाल के पास होती है। अच्छा, भले ही राष्ट्रपति ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री ऑप्शन में है, स्पीकर ऑप्शन में है, राज्यपाल ऑप्शन में, तो आप राज्यपाल आंसर मारना जब कभी भी स्वविवेक की शक्ति की बात आ जाए। सेकंड ग्रेड में एक बार ये सवाल पूछा हुआ है, और अगर ये सवाल पूछ ले कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये बड़ा सवाल बन जाएगा, अनुच्छेद 163(2) में आ जाएगा। ठीक है।
अब यहां से आगे एक पॉइंट और समझो आप, राज्यपाल जिन बिंदुओं पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, क्या उन बातों की न्यायालय में जांच की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। ये बात भी अनुच्छेद 163(2) में ही है। 163(3) अलग चीज है, वो पढ़ाऊंगा मैं। 163(3) तो ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्याय योग्य नहीं है। कौन से अनुच्छेद में? 163(3). राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। कौन से अनुच्छेद में? हाई लेवल कंसेप्ट है ये, ऐसे ही याद कर जाओ और बादाम खाते जाओ, ठीक है, मेमोरी बढ़ाते जाओ तो चीजों को याद करते जाओ। इस तरीके से अगर पकड़ गए ना तो फिर पार है कहानी। और ये सामान्य चीजें नहीं पढ़ रहे तुम इस समय, इन चीजों को अलवर में शायद कम लोग इस समय पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आगे पीछे पढ़ ले ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़े गहरे हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट बार ही पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। लेकिन कोई भी काम होता जब है जब हम उसको शुरू करते हैं, और जब हम उसको शुरू नहीं करते हैं ना, हम केवल घर पर रहते हैं, हम प्लानिंग करते रहते हैं, यार जगह निकलेंगे, हम जाएंगे, तैयारी करेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, वहाँ कमरा लेंगे, मेस में खाना लगाएंगे, ये प्लानिंग चलती रहती है। और ये प्लानिंग में कब समय खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो अब जैसे मान लो आप जैसे लाइब्रेरी में जा रहे होते, कानों में लीड लगा के बैठ रहे होते, तो हो सकता है ये डिस्कशन नहीं आ रहा होता, मटेरियल तुम्हारे सामने होता। क्यों? मटेरियल तो आज के युग में सारी दुनिया के पास है, मटेरियल समस्या नहीं है और नहीं जाते। और दूसरी बात है, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और थोड़ा सा जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा ना एक बार, और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा फरवरी के महीने में, मेरे भी एग्जाम हुआ लेंगे, फिर तुम्हारी बहुत ही बेरहम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये तो तुम बच्चा है जिनको दे रहे हो, हमारी देना एक बार, ठीक है ठीक है, बेरहम टेस्ट सीरीज आएगी, उस पे फाइट करनी है अपन को। आपकी प्रैक्टिस अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंदों पे करवाई जाए और फिर आपके सामने 110-15 की आ जाए, तो जो फुड़ाई होगी उनकी, तो उस लेवल पे जाना चाहिए एग्जाम को। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल तो अपन यहाँ पे दो बात पकड़ रहे हैं। राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति अनुच्छेद 163(2) में ठोक ठोक के याद कर लो। दूसरी बात और याद कर लो कि राज्यपाल जिस किसी भी बिंदु पर अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, उसकी न्यायालय में कोई जांच नहीं हो सकती। मतलब वो न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। समझ गए? अब यहीं पे तुरंत 163(3) आ जाएगा। जो आपने 163(1) पढ़ा था ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यहां 163(3) पूछ रहा है ये बात कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को जो सलाह दी है, क्या उसकी जांच भारत के किसी न्यायालय में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती। मतलब वह सलाह, किसकी सलाह? मंत्रिपरिषद की सलाह न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ठीक ऐसे ही राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। जिस लाइन को तुम ये समझो कि यह न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। समझ गए? जिस बात की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, जिस मैटर पर केस न्यायालय नहीं सुनता है, उसको बोला जाता है कि यह न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, कि अगर उनको कानून बनाकर सरकार लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, न्यायालय आपको शरण नहीं देगा। मूल अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, कि मतलब उनका अगर उल्लंघन हो जाता है तो न्यायालय आपको शरण देगा, न्यायालय आपकी सुरक्षा के लिए रिट जारी करेगा। समझ गए? 163, ठीक है भाई। अनुच्छेद 164, 164 में देखो भाई, एक देखो, राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है, और अगर द्विसदनीय विधानमंडल है तो विधान परिषद भी होती है। ठीक है। केंद्र में आपने पढ़ा था कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक ऐसी सिचुएशन राज्य में है। 164(1) कहता है
विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, अब यहां गौर से सुनना, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, और मान लो एक दल को बहुमत नहीं आए तो हो सकता है कुछ दल मिलकर गठबंधन बना लें। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन, उसका क्या होना चाहिए? नेता। उस नेता को राज्यपाल क्या नियुक्त कर देगा? राज्यपाल क्या नियुक्त कर देगा? मुख्यमंत्री। तो यहीं पे सवाल चला गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, आनुवंशिक। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ये सवाल बार बार पूछा गया है। राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा भाई उसको, ठीक है। भले ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नेता विधानसभा से चुने चाहे विधान परिषद से चुने। बात समझ में नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसके दल को या उसके गठबंधन को विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। भले ही विधान परिषद में बहुमत है चाहे नहीं है, बहुमत कहाँ होना चाहिए? विधानसभा में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और फिर अगर विधानसभा में उसके दल या उसके गठबंधन को बहुमत है तो वो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन अपना नेता चुन लेगा मुख्यमंत्री के रूप में। राज्यपाल को चिट्ठी लिख देगा कि साहब फलाने आदमी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दो हमारे को। फिर वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन भले ही अपना नेता विधानसभा से चुने चाहे विधान परिषद से चुने, समझ गए? वो उस दल की चॉइस होगी कि वो कहां से अपना नेता चुनता है, लेकिन बहुमत अनिवार्य रूप से कहां होना चाहिए? विधानसभा में। मतलब बिना विधानसभा में बहुमत के कोई व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ जी। सभापति होते हैं उनके, सभापति और उपसभापति। वहाँ राज्यसभा वाला नहीं होता, कोई राष्ट्रपति नाम, उपराष्ट्रपति नाम का जाएगा, उसके सभापति और उपसभापति होते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित होते हैं वो, वहीं के सदस्यों के द्वारा। फिलहाल तो पॉइंट की बात ये है कि मुझे आप ये बताओ कि ऐसी मिलती जुलती बात मैंने केंद्र में और पढ़ाई थी आपको, कौन से अनुच्छेद में? 75(1) में। बात समझ में आ गई? 75(1) जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब तुमको एक जैसी बातें ऐसा लगे कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, तुरंत वहीं पे याद कर लो कौन सा अनुच्छेद है। और स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे तुम यहाँ 164(1) पढ़ रहे हो तो पेंसिल से साइड में लिख लो केंद्र में 75(1), वहीं पे ही साइड में। और केंद्र वाले को जब तुम पढ़ो ना 75(1) को, तो वहां लिख लो राज्य में 164(1) है। टेक्निक ऐसे ही वक्त काट जाओ टेक्निक से, ठीक है। रणनीति परीक्षा पास करवाती है, पढ़ती दुनिया है। स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखो, ऊपर का सुनो। जैसे कि आपने केंद्र में पढ़ा है अनुच्छेद 75(1) में कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। फिर ये बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपना नेता भले ही लोकसभा से चुने चाहे राज्यसभा से, ठीक। राज्य में अनुच्छेद 164(1) में कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, नियुक्त होता है वो, समझ गए। फिर भले ही ये बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपना नेता विधानसभा से चुने चाहे विधान परिषद से। फिर तुमने पढ़ा है लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। यहां आप लिखोगे लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करता है। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा लेकिन मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण ऊपर तो प्रधानमंत्री करेगा और नीचे मुख्यमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे,
तीनों सवाल हैं, उसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है और यहाँ मुख्यमंत्री करता है। अगर मैं आपसे पूछूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या जवाब है आपका? कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। पूरा बोलना, एग्जामिनर सवाल पूछेगा केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन चारों रहेंगे। प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, ठीक ना, तीसरा स्पीकर और चौथे नंबर पर रहेगा पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति। समझ गए भाई? तुम समझ बैठोगे भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, यहां रुक जाएंगे बहुत सारे, यहां तक नहीं जाते हैं। इंडियन पॉलिटी का खास नेचर है कि आपको लास्ट ऑप्शन तक जाना है, चाहे आप पे सब कुछ आता है। अच्छा, यही सवाल अगर ये हो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, फिर उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश लगा लो, यहाँ पे चीफ जस्टिस लगा लो, अब क्या उत्तर आ जाएगा? अब राष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री की बात आ जाएगी तो फिर राष्ट्रपति नहीं आगे, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति, ये मोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल। बात क्लियर हो गई भाई? ये 164 एक हो गई। अब एक सवाल और सुन लो, हालांकि वो अनुच्छेद 166 में है, आगे आएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्य आवंटन का नियम कौन बनाता है? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाता है। समझ गए? कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री तो निर्धारित कर देता है कि फलाना आदमी इस विभाग का मंत्री, फलाना आदमी इस विभाग का मंत्री। समझ गए? कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाएगा और उस कार्य आवंटन के नियम के अनुसार उनमें विभागों का जो बंटवारा करेगा, विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा कह लो चाहे कार्यों का आवंटन कह लो, वो एक ही बात है। बंटवारा कह लो चाहे कार्यों का आवंटन कह लो, वो एक ही बात है। ये मैंने लिखाया भी है, आपको ध्यान है कि राष्ट्रपति जी पढ़ाया, बड़े ढंग से लिखाया ये चीज। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कार्यों के आवंटन का नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा या मंत्रियों के कार्यों का आवंटन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री। निर्धारण मुख्यमंत्री करेगा, कार्यों का बंटवारा या कार्यों का आवंटन राज्यपाल करेगा। शब्द पकड़ो, कौन मंत्री होगा, कितने मंत्री होंगे, किसके पास क्या क्या विभाग होंगे, इसका निर्धारण, शब्द है निर्धारण, फिक्स्ड, मतलब ये आदमी ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। वो कौन करेगा? नीचे मुख्यमंत्री और ऊपर प्रधानमंत्री। कार्य आवंटन का नियम और कार्यों का आवंटन या कार्यों का बंटवारा ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कठिन बात है कि नहीं है? और ऊपर राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। कठिन बात है कि नहीं है? कंसेप्ट की बात है ये, ठीक है। और 50-50 पे प्रायोरिटी चलती है सही और गलत होने में। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये सवाल पिछली बार परीक्षा में। ये वो सवाल है जो आरपीएससी क्वेश्चन बैंक में एक बार जाते हैं, उसके बाद बार बार आते हैं, चाहे वो आरएएस में आए, चाहे वो कौन सा तुम्हारा एसआई में आए या लेक्चरर में आए या कहीं पे भी आए। ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके अपन? अच्छा, 164 एक ही चल रहा है अपना, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन 164 एक में। टाइम हो जाए जो बता देना। हाँ भाई, कितना देर और बच रही है बता दो, जिससे मैं जल्दी घास काट कूट के करा दूं तुम्हें। टाइम ही हो गया, चलो ठीक है। देखो, समझाना जरूरी था क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सिर्फ लिखाया ही लिखाया था, तो जब तक क्या डिस्कशन बोर्ड पे नहीं हो ना, जब तक फिर मजा नहीं आए।
चलो कोई बात नहीं। और लिखा तो मैं शायद तुम्हें आगे तक भी चुका हूँ, कहाँ तक लिखा चुका हूँ? 169 तक लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अपन 164 एक से कल स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा को आगे, 168 तक पहुँचेंगे, फिर एक एक अनुच्छेद को समझाना लिखाना साथ साथ चलेगा, ठीक है भाई? ओके।